नमस्कार किसान भाइयों, लीजिए हम फिर हाजिर हैं कृषि जगत की नई हलचलों के साथ आपसे रूबरू होने के लिए। किसान भाइयों, वो कहा गया है ना कि कृषि कार्य सबसे उत्तम कार्य, और ये सही भी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में कृषि का एक खास महत्व भी है। इसी नाते हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है या हम पूरा प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कृषि जगत की हर छोटी बड़ी जानकारी दे सकें, उनसे आपको अवगत करा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। मधुमक्खी पालन को देंगे बढ़ावा, बीटी कपास बीज का एमआरपी तय होगा। कृषि कर्मण अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश ने दावा ठोंका। भभूतिया से बचाएं गुलाब और पशुओं में खर्राटा रोग। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को इस वर्ष 10 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का अनुमोदन किया है। मधुमक्खी से संबंधित पत्रिका और गाइड का विमोचन भी किया। इस अवसर पर श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मधुमक्खी पर्यावरण और कृषि विकास में मदद करती है और प्राकृतिक विविधता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि कई अध्ययनों से साबित हो चुका है कि मधुमक्खी सबसे अधिक क्षमता वाली पर परागण करता है, जिसे फसल की जरूरत और उचित समय व क्षेत्र के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। मधुमक्खियों द्वारा अच्छी क्षमता के पर परागण से कई फसलों जैसे फलों व सब्जियों, तिलहन, दलहन आदि की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। देश में 2 लाख मधुमक्खी पालक हैं और मधुमक्खी की 20 लाख कॉलोनी है। देश में शहद उत्पादन लगभग 80,000 टन प्रतिवर्ष है। लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निर्यात कारोबार है। केंद्र ने आनुवांशिक परिवर्तन से तैयार बीटी कपास के बीजों और अन्य किस्मों की कीमत नियंत्रित करने का फैसला किया है। इसके लिए मार्च 2016 से समान रूप से अधिकतम बिक्री मूल्य एमआरपी का निर्धारण किया जाएगा। कृषि मंत्रालय को अधिसूचना के अनुसार बीज का मूल्य और रॉयल्टी या प्रजाति मूल्य, ट्रेड वैल्यू समेत लाइसेंस शुल्क का निर्धारण एवं नियमन करने का भी फैसला किया है। फिलहाल देश के विभिन्न भागों में बीटी कपास के बीज अलग अलग दरों पर बेचे जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में 450 ग्राम के पैकेट का मूल्य 1,000 रुपये है, जबकि महाराष्ट्र में 830 रुपये और आंध्र प्रदेश समेत 6 राज्यों में 930 रुपये है। जारी अधिसूचना में कृषि मंत्रालय ने कहा कि जीन संवर्धित मौजूदा और भविष्य के कपास बीजों और अन्य कपास बीजों के बिक्री मूल्य का एक समान नियमन करने के लिए कपास बीज कीमत नियंत्रण आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसका मकसद किसानों को कपास बीज निष्पक्ष, उचित और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के साथ देश भर में कपास बीजों की कीमत एक समान रखना है। अधिसूचना के अनुसार कपास बीज का एमआरपी हर साल 31 मार्च या उससे पहले सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और ये अगले वित्त वर्ष के लिए लागू होगा। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश ने गत 15 दिसंबर को नई दिल्ली में लगातार चौथे वर्ष अपना मजबूत दावा ठोंका है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा एवं संचालक कृषि श्री मोहन लाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश को पिछले 3 सालों से लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। अब चौथे वर्ष में भी अवार्ड मिलने की पूरी संभावना है। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के प्रस्तुतिकरण में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन उत्पादन में अपनाई गई रणनीति तथा उपाय के साथ साथ सिंचाई, ऊर्जा, कृषि ऋण एवं कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण में बताया गया है कि वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 320.43 लाख टन हुआ। इसमें गेहूं 184.80 लाख टन, धान 54.38 लाख टन और मोटा अनाज 34.83 लाख टन का उत्पादन शामिल है।
इसी प्रकार गेहूं की उत्पादकता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, धान की 25 क्विंटल एवं कुल खाद्यान्न की उत्पादकता 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की गई। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले कृषि कर्मण अवार्ड को पाने की दौड़ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एवं पूर्वोत्तर राज्य शामिल थे। इन राज्यों ने भी कमेटी के समक्ष अपना अपना प्रस्तुतिकरण दिया। गुलाब जितना ज़्यादा खूबसूरत और ताज़ा दिखेगा, उतने ही ज़्यादा उसके दाम मिल सकेंगे। कई बार पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे दिखाई देते हैं, इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन धब्बों को देखकर भभूतिया रोग की पहचान की जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से छिड़काव करें। इसके अभाव में डायथेन M45 का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गंधक का चूर्ण 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। काले धब्बे के निदान के लिए डायथेन M45 अथवा ताम्रयुक्त फफूंदीनाशक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। बोर्डो मिश्रण कंपोस्ट ताज़ा बनाकर यदि इसका उपयोग किया जाए तो अधिक कारगर होगा। इसका लेप तनों पर भी लगाएं। कभी कभी किसी पशु को विशिष्ट बीमारी होने से वो भी खर्राटे लेते हैं। वह बीमारी सभी प्रकार के पशुओं में हो सकती है। इस रोग को ग्रामीण इलाकों में नाकार्डी या घुरघुरी या स्थानीय बोली में अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का फैलाव विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण होता है। इनमें लिमनिया जाति की लार्वा की बढ़वार होकर पानी में प्रवेश करते हैं। ऐसा दूषित पानी तंदुरुस्त पशु ने पी लिया तो उसे इस रोग की बाधा हो जाती है। यदि जंतु पशु के नाक के नज़दीक की चमड़ी में प्रवेश करते हैं और वहां तेजी से पनपते हैं। इस रोग का प्रमुख लक्षण खर्राटे जैसी आवाज़ आना है। पशु की नाक से चिपचिपा पदार्थ बहता है तथा नाक में फूलगोभी जैसी पेशियों की बढ़वार दिखाई देती है। कभी कभी नाक से बहने वाले पानी में खून भी आता है। पशु बार बार छींकता रहता है। ऐसे में अनुभवी पशुओं के डॉक्टर द्वारा पशु की तुरंत जांच करवाएं। नाक से बहते पानी की पशु रोग प्रयोगशाला से जांच करवाएं। तो किसान भाइयों, ये थी खबरें खेती की। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बीनागंज में न्यूनतम भाव 1520 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1540 रुपए प्रति क्विंटल। झाबुआ में न्यूनतम भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल। सतना में न्यूनतम भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर में न्यूनतम भाव 1446 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2180 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बीनागंज में न्यूनतम भाव 3020 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3540 रुपए प्रति क्विंटल। गोरखपुर में न्यूनतम भाव 3200 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर में न्यूनतम भाव 2780 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3835 रुपए प्रति क्विंटल। सतना में न्यूनतम भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मक्का के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़वानी में न्यूनतम भाव 1325 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इंदौर में न्यूनतम भाव 1385 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1470 रुपए प्रति क्विंटल। कटनी में न्यूनतम भाव 1150 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1252 रुपए प्रति क्विंटल। शाहपुरा में न्यूनतम भाव 1350 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 1350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों से भरपूर फसल उत्पादन पाना चाहते हैं तो आपको कृषि की उन्नत तकनीकियों को अपने खेतों में अपनाना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को समझें, उनका लाभ लें तो ये और भी अच्छी बात रहेगी। कृषि की उन्नत तकनीकियाँ और योजनाएं, जी हाँ, यही विषय आज चर्चा का, जिस पर की विशेषज्ञ चर्चा करेंगे डॉक्टर SP सिंह। पूरे विश्व ने मृदा दिवस जो है मनाया, तो उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है किसान भाइयों, कि हम जो है धीरे धीरे करके, जैसे ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन में आपका कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी जा रही है, और जब ठंड का मौसम होता है तो बहुत जो है ठंडा चला जाता है, और जब वर्षा काल होता है तो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं बारिश हो जाती है और कहीं कहीं जो बारिश वो कम होती है। और इसके अलावा जो है जलवायु में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। मिट्टी में भी उसी प्रकार से हम खाद बीज का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खाद कितना डाल लें, ज़्यादा डाल लें या कम डाल लें, तो उसकी वजह से जो हमारी मृदा है वो भी धीरे धीरे करके ख़राब हो रही है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत हमारी जब पेड़ पौधों की होती है वो मृदा से होती है। तो सर्वप्रथम यदि हमारी मृदा अच्छी प्रकार की होगी तो हमारे पेड़ पौधे भी जो है उसमें अच्छी प्रकार से भलीभांत रूप से उग सकेंगे। तो सर्वप्रथम हमें जो है मृदा परीक्षण करा लेना अति आवश्यक है, जैसा कि सरकार के द्वारा भी इस पर जो है बार बार जोर दिया जा रहा है कि आप मृदा परीक्षण कराएं। मृदा परीक्षण के साथ साथ अपना मृदा कार्ड बनवाएं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनका भी एक कार्ड बन के तैयार हो जाता है कि इनको कौन कौन से टीके लगे और क्या हुआ। तो इसी प्रकार से हमारा जब एक बार कार्ड बन के तैयार हो जाएगा तो उसमें हमारे खेत के अंदर कितनी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और अन्य पोषक तत्व जो उसके अंदर होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो कितने कितने उपलब्ध हैं। तो ये जो हमें जांच करानी है वो हमें जब करा लेनी चाहिए जब हमें अगली फसल लेने के लिए जाना है। तो हमें ये पता रहती है कि अगली फसल हम लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें उर्वरकों की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी प्रकार से हम उर्वरक जो है दें। तो हमें जो है कम मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा किसान भाइयों, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि खेतों की जो है गहरी जुताई नहीं करते हैं। हर 3 साल में हम लोगों को एक बार जो है गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई करने से ये होता है कि उसके अंदर जो नीचे पनप रहे होते हैं हानिकारक कीट पतंगे, वो सब जो मिट्टी पलटने वाले हल से जब आप उसको पलट देंगे तो वो सब कीट पतंगे जो है वो हानिकारक ऊपर निकल कर आ जाएंगे और जो उपजाऊ हैं वो हमारे नीचे चले जाएंगे। तो ये जो है काफ़ी हद तक जो है आपकी भूमि जो है उससे ठीक प्रकार से हो जाएगी। दूसरा किसान भाइयों, हम जो है जब हमारा खेत खाली होता है, जैसे हमने गेहूं ले लिया, गेहूं के बाद हमारा खेत खाली हुआ तो हम नरवाई का क्या करते हैं कि उसको हम जला देते हैं। तो हमें उसे जलाना नहीं चाहिए। जलाने की बजाय हमें उसे मिट्टी पलटने वाले हाथ से उसको पलटवा देंगे तो वो जो है अगली फसल लेने तक उसी में पलट के जो है सड़ गल जाएगा। उससे बहुत प्रकार के नुकसान होते हैं अगर आप जला देते हैं तो। एक तो हमारी जो भूमि है वो कठोर हो जाती है, इसके अलावा जो पानी धारण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और एयरेशन, वायु धारण करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। उसका भुरभुरापन जो होता है वो भी कम हो जाता है और इसके अलावा जो हमारे पोषक तत्व ऊपर होते हैं वो जो मर जाते हैं और जो केंचुआ होता है हमारा वो भी जो है उसमें मर जाता है।
तो इसलिए जो है हमें नरवाई को जलाने की बजाय मिट्टी पलटने वाले हल से हमें उसे पलट देना चाहिए। और इसके अलावा जो है हम जो बीज लेते हैं, हम अधिकतर अपने पुराने बीजों को अपने घर से ले आते हैं और वो बिना जो है प्रमाणीकरण के और वैसे ही बीज होते हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ये जानकारी नहीं होती है कि हमारे बीज में कितना उपजाऊपन है, हमारे जो कितने प्रतिशत जो है बीज उपजेगा, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है। अतः किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो प्रमाणित बीज और अच्छी संस्था से बीज लेकर जो है उसको बोएं और बीज बोने से पहले उसको जो है किसी न किसी जो है बीज उपचार जो है करने वाले उससे जो उपचारित कर लें, थीरम से, बावस्टीन या किसी भी चीज़ से उसको उपचारित करके और उसके बाद जो है उसको बोएं। और बुआई हमेशा जो है वो कतार में करें। कतार में करने से हमारी जितनी भी कर्षण क्रियाएँ हैं उसमें होने वाली और जो हमारे वीडिसाइड वगैरह हैं उनको हम जो है अच्छी प्रकार से जो है कर सकते हैं। और रासायनिक खादों का उपयोग हम जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस पर भी सरकार के द्वारा भी जोर दिया जा रहा है कि हमें बैलेंस फर्टिलाइज़र जो है वो उपयोग करना चाहिए। तो रासायनिक खादों के साथ साथ हमको जो है दूसरे और भी खाद उपयोग करने चाहिए। जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट है उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें ये सब हम ले रहे हैं, तो राइजोबियम कल्चर का, एजेक्टोबैक्टर का, पीएसबी का, इनका हमको उपयोग करना चाहिए। जो हमारा राइजोबियम कल्चर है, राइजोबियम कल्चर वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्तरीकरण करने का काम करता है। जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, नत्रजन है, उस नत्रजन को पौधों को उपलब्ध कराने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो हमारे द्वारा नत्रजन दी जा रही है उस नत्रजन को भी पूरी तरह से जो है पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। 60% जो उसको ग्रहण कर पाता है, बाकी 40% वो जो है नीचे लीच कर जाता है, या जो है अगर आप जो है सूखे में डाल दिया है तो वो काफ़ी उसमें से मात्रा जो है वायुमंडल में जो है उसकी चली जाती है। तो अतः जो है आप इस प्रकार से उसको इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करें, और आप जो एजेक्टोबैक्टर इस्तेमाल करें। इसके अलावा पीएसबी जो कल्चर हमारा होता है ये फास्फोरस सॉल्यूबिंग बैक्टीरिया होता है। जो फास्फोरस हमारे उसमें होते हैं ज़मीन में, उसको पौधा इतनी आसानी से नहीं ले पाता है। तो ये बैक्टीरिया इस प्रकार का काम करता है कि उसको उस फॉर्म में ला देता है या उस रूप में ला देता है कि उसको जो है आसानी से आप ले सकते हो। तो इस तरह की कुछ क्रियाएं हैं जिनको आप अगर जो है करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है पैदावार जो है प्राप्त होगी। और ख़ास तौर से आप जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं खेती में, रासायनिक खाद लेने में और उन सब चीज़ों में, वो सब में कम से कम आपको जो है पैसा लगेगा और आपको अधिक से अधिक जो है आमदनी प्राप्त होगी। नमस्कार किसान भाई। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कृषि कार्यों का मतलब सिर्फ खेती किसानी ही नहीं होता, बल्कि पशुपालन भी इसका एक अहम हिस्सा होता है। सर्दियों के मौसम में जिस तरह हम अपनी देखभाल करते हैं, अपने फसलों की देखभाल करते हैं, अपने खेतों में विशेष सामयिक कार्य करते हैं, उसी तरह हमारा पशुधन भी इस मौसम में एक विशेष देखभाल मांगता है। सर्दियों में पशुपालन प्रबंधन, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ। पशुपालक भाइयों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मैं आपको पशुपालन से संबंधित जानकारी देना चाहूँगा। पशुओं का रखरखाव, उनकी उचित देखभाल और उनका पोषण कैसे करें, इस संबंध में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। पशुओं को
अच्छा स्वास्थ्य हमारे पशु अच्छे स्वस्थ रहें, उन्हें अच्छा से अच्छा पोषण मिले, ताकि उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद हमें अच्छे से मिल सकें और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें उनकी उचित देखभाल करना चाहिए, उनका उचित पोषण हो और उनसे सुरक्षा बीमारियों से उनकी आवश्यक है। तो इस बिंदु को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो हम पशु के रखरखाव की बात करते हैं। पशु के रखरखाव में ये ध्यान देना ज़रूरी है कि पशु का शेड जहाँ बनाया जाए, कच्चा शेड बनाया जाए या पक्का, ज़मीन के धरातल से कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि बरसात का पानी शेड के अंदर प्रवेश ना कर सके। पशु जहाँ भी बांधे जाते हैं वहाँ पर नियमित रूप से साफ़ सफाई करना चाहिए। वहाँ पर एंटीसेप्टिक घोल, फिनाइल आदि का समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि वहाँ पर कीटाणु पनप ना सके। शेड जो बनाया जाना चाहिए उसमें ऐसा बनाया जाना चाहिए कि सूर्य का पर्याप्त प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करता हो और खुली हवा, स्वच्छ हवा शेड के अंदर जाती हो। इसके बाद हम आते हैं पोषण पे। पशुओं का उचित पोषण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि रखरखाव। पोषण के लिए पशु को हमेशा अच्छे से अच्छा खाना और स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। यदि हम सामान्य पशु की, जो कि 10 लीटर दूध यदि दे रहा है, उसकी पशु आहार की यदि गणना करें, उसको संतुलित आहार कितना कैसा मिलना चाहिए, तो एक 10 लीटर दूध देने वाली गाय या भैंस को उसके दूध उत्पादन का आधा, जैसे कि 10 लीटर वाली दूध वाली गाय को 5 किलो दाना दिन भर में मिलना चाहिए दोनों टाइम में, और 1 किलो दाना मेंटेनेंस के लिए, उसके शारीरिक मेंटेनेंस के लिए। इस तरह से कुल 6 किलो, 3 किलो सुबह, 3 किलो शाम को, इस तरह 6 किलो दाना मिलना चाहिए। साथ में कम से कम 5 किलो भूसा या सानी के रूप में या सूखा के रूप में, और 10 से 15 किलो तक हरी घास यदि उपलब्ध होती है तो बहुत अच्छी बात है। हरी घास में बहुत सारे तत्व, विटामिन ए और कई सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जिससे कि पशु को शारीरिक स्वस्थता बनी रहती है, पशु स्वस्थ रहता है और दुर्बल नहीं होने पाता है। तो इस तरह से यदि निश्चित मापदंड के अनुसार संतुलित आहार देते हुए पशुओं का पोषण किया जाए तो निश्चित रूप से पशु स्वस्थ रहेगा और उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद, जैसे दूध देने वाली गाय या भैंस है तो अधिक से अधिक दूध उत्पादन हम प्राप्त कर सकेंगे। पोषण में इसके अलावा साथ में कुछ मेडिसिन्स या खनिज लवण, विटामिन्स भी देने की आवश्यकता पड़ती है, जो इनके दाने या सानी में नियमित रूप से पशु चिकित्सक की सलाह पर देते रहना चाहिए। तो ये तो होगी पशु के पोषण की बात। यदि हम अच्छे से अच्छा पोषण उसको प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से वह पशु स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ अच्छे से अच्छा उत्पादन देने की कोशिश करेगा। अब है इसको पशुओं को पोषण के साथ साथ और कुछ बीमारियों से बचाव की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विभिन्न मौसम में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए जिन बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं, पशुओं को नियमित समय पर उस पशुओं को टीकाकरण पशु चिकित्सा संस्थाओं में जाकर कराना चाहिए। और यदि पशु बीमार पड़ता है तो तुरंत ही निकट की जो पशु चिकित्सा संस्था है वहाँ पर जाकर के संपर्क करके पशु चिकित्सक से उसका इलाज कराना चाहिए। जैसा कि जाना जाता है कि पशुओं की रोग की सुरक्षा इलाज से बेहतर है, तो सुरक्षा की दृष्टि से पशुओं में समय समय पर टीकाकरण की आवश्यकता होती है। ख़ास तौर से पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जो टीकाकरण का कार्य किया जाता है, जैसे कि मई जून में गलघोंटू रोग का टीकाकरण किया जाता है, एकटकिया रोग का टीकाकरण किया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में मुँहखुरी रोग का टीकाकरण किया जाता है। तो ये खास टीकाकरण में से है जिनके समय समय पर पशुपालक को इनके पशु रोग से निदान के लिए टीकाकरण कराना चाहिए। यदि पशु किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह ली जाना चाहिए, ताकि पशु की रोग की गंभीरता उसमें ना बढ़ने पाए और समय पर इलाज हो सके और पशु स्वस्थ रह सके। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं,
बदलाव कर दें। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।